हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। पढ़ाई बिल्कुल बढ़िया से स्टार्ट हुई है 12th क्लास की। तो 12th क्लास चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने बेटा चार्जेस के बारे में पढ़ा था, चार्ज क्या होता है, चार्ज की प्रॉपर्टीज देखी थी, एडिटिव, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेटिव, और चार्जिंग के कुछ मेथड्स देखे थे, चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन और चार्जिंग बाय रबिंग। और सेकंड पार्ट में आज हम लेके आए हैं बेटा कूलाम फोर्स, या इसी को हम बोलते हैं कूलाम लॉ। ये बुक में आपको मिल जाएगा देखने को, कूलाम लॉ के नाम से। देखो, इसको पढ़ाने से पहले मैं थोड़ा सा 11th क्लास की बात करता हूं। हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था ना बेटा। दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ए, एक ऑब्जेक्ट बी। ऑब्जेक्ट ए का मास m1, बी का मास m2, दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो न्यूटन ने कहा था इन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इनके मासेस के प्रोडक्ट पर, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी जो इनके बीच में डिस्टेंस है उसके स्क्वायर पर, यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। ये सब हमने पढ़ा था 11th क्लास में। सेम ऐसा ही कुछ है कूलाम्स लॉ, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको रिवाइज कराया जिससे कूलाम्स लॉ आपको थोड़ा सा आसान लगे। देखो, कुछ ऐसा ही है कूलाम्स लॉ। यहां भी हमारे पास दो चार्जेस हैं, वहां मास था और यहां हमारे पास दो चार्जेस हैं, पहला Q1 और दूसरा Q2। ये ए बॉडी, ये बी बॉडी। सपोज दोनों चार्जेस एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। सपोज दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। देखो, कूलाम लॉ या कूलाम फोर्स क्या कहता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्यों कह रहा हूं मैं, आपको अगर याद हो पिछला लेक्चर तो हमने बात की थी दो सेम चार्ज, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। और दो अपोजिट चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। दोनों सेम चार्ज हैं तो रिपल्सिव है, दोनों अपोजिट चार्ज हैं तो अट्रैक्टिव है। तो दो चार्जेस के बीच की जो फोर्स है, इन दोनों चार्जेस के बीच की जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होती थी दोनों मासेस के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ऐसे कूलाम फोर्स होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, ग्रेविटेशनल फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है, सेम है। कूलाम फोर्स या कूलाम लॉ भी कहता है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आर स्क्वायर पर। आर स्क्वायर पर क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। दैट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। यही सेम कहानी हमने ग्रेविटेशनल फोर्स में भी पढ़ी थी। दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दो चार्जेस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, यहां दोनों हो सकती हैं भाई। वहां तो मास थे, मास के बीच में तो फोर्स अट्रैक्टिव ही होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा। यहां तो अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों हो सकते हैं। तो दो चार्जेस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट पर, और इनवर्स स्क्वायर लॉ भी फॉलो करती है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है r उसके स्क्वायर पर। अब आपको अगर याद हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स में जब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते थे तो फॉर्मूला हमारा आता था F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब हम हटाते थे कांस्टेंट आता था कैपिटल G, जो कि क्या होता था
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हुआ करती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये बात आप अच्छे से जानते हैं, 11th क्लास में पढ़ी थी कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं कांस्टेंट आता है। तो यहां ग्रेविटेशनल फोर्स में वो कांस्टेंट आया था कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ऐसे ही अगर हम यहां इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें, ऑन कंबाइनिंग, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों इक्वेशन को हमने कंबाइन किया। तो अब देखो जरा यहां से अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो यहां एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। जैसे वहां कांस्टेंट आया था कैपिटल G, यहां कांस्टेंट आया था कैपिटल G, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहां भी एक कांस्टेंट आता है कैपिटल K, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, कैसे आती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिलहाल इतना नोट करो, कूलाम फोर्स क्या होती है। कूलाम फोर्स दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताती है कि उनके बीच में कितनी अट्रैक्टिव फोर्स है या कितनी रिपल्सिव फोर्स है। सेम चार्ज होंगे तो रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। ये बात हम अच्छे से जानते ही हैं। तो किस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे और किस फोर्स से रिपेल करेंगे, उस फोर्स का फॉर्मूला हमने बनाया F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया था, कांस्टेंट आया K, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इतना नोट करो, अभी बताता हूं K क्या होता है। देखो चलते हैं अब थोड़ा सा आगे। ये बात तो बहुत आसान थी, ये बात बहुत आसान थी। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी थी, ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसका नाम है कूलाम फोर्स या जिस लॉ का नाम है कूलाम लॉ, वो आता है F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब फॉर्मूला हमारा आ गया F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये फोर्स एट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो थी वो बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या थी, एट्रैक्टिव थी। दो ऑब्जेक्ट के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी। यहां एट्रैक्टिव रिपल्सिव दोनों हो सकती है क्योंकि चार्जेस की बात कर रहे हैं। यहां जो G था जिसका नाम था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हुआ करती थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो यहां तो G की वैल्यू फिक्स थी, G की वैल्यू कहीं भी किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती थी। अब ये सब तो हम 11th में पढ़ चुके हैं। अभी हमने कूलाम फोर्स प्रूफ करी, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये K क्या है, देखो K होता है, K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये जो सिंबल बनाया है ध्यान रखना, इसको ऐसे ही बनाना है। इसका नाम है एप्सिलॉन। क्या नाम है, एप्सिलॉन। ई मत बनाना, ई नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है। ई को थोड़ा राउंड शेप में, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। घबराओ मत, ध्यान से देखो। जो हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा उसमें कांस्टेंट आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K। इस K का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब 4 को तो आप अच्छे से जानते हो, न्यूमेरिक टर्म है। पाई को आप अच्छे से जानते हो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इसको भी अच्छे से जानते हो। अब आया आई किसकी बारी, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन होता है
एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये क्या बला है, देखो हमने निकाला क्या, हमने कूलम्ब फोर्स निकाली दो चार्जेस के बीच में। दो चार्ज थे Q1 Q2 r डिस्टेंस पर रखे हुए थे, हमने इन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन निकाली। तो ये दो चार्जेस किसी ना किसी मीडियम में तो रखे होंगे, ये दो चार्जेस किसी ना किसी मीडियम में तो रखे होंगे। तो एप्सिलॉन देखो क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये दोनों चार्जेस जिस मीडियम में रखे हुए हैं उसकी परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन। बोलो सर नहीं समझ आया, ये तो पता चल गया कि ये मीडियम की वजह से है। ये दो चार्जेस रखे होंगे एयर के अंदर, या ये दो चार्जेस रखे होंगे वाटर के अंदर, या ये दो चार्जेस रखे होंगे किसी ऑयल के अंदर, अलग अलग मीडियम में रख सकते हैं ना हम इन चार्जेस को, उनके बीच फोर्स निकालनी है हमें। तो अलग अलग मीडियम में रखेंगे तो फोर्स की अलग अलग वैल्यू आएगी। किसकी वजह से अलग आएगी, जब हम ना तो चार्ज चेंज कर रहे, ना हम डिस्टेंस चेंज कर रहे, हम मीडियम चेंज कर रहे हैं। पानी में फोर्स अलग आ रही है उन दो चार्जेस के बीच में, हवा में फोर्स अलग आ रही है उन दो चार्जेस के बीच में, ऑयल में रख दिया तो अलग फोर्स आ रही है। क्यों? यहां खेल है परमिटिविटी का। जैसे जैसे आप मीडियम चेंज करोगे तो दो चार्जेस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी चेंज होगी। क्यों चेंज होगी? चेंज होगी परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वजह से, क्योंकि यहां एक कांस्टेंट एक्ट करता है, दैट इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अभी बताता हूं कैसे एक्ट करता है, इसको नोट करो इतना फटाफट, जल्दी से नोट करो इस बात को। हो गया नोट? देखो अब बताता हूं आपको, देखो ध्यान से। हमने फोर्स का फॉर्मूला प्रूफ करा, F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। इसमें जो K है उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहां जो एप्सिलॉन है वो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब देखो ये क्या बोला है, अगर मैं इस K की वैल्यू को फोर्स के फॉर्मूले के अंदर पुट करूं, देखो तो F क्या आता है, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये बनता फॉर्मूला, बुक में भी आपने देखा होगा ये फॉर्मूला बनता है। अब मेरी बात सुनना बहुत ध्यान से, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक चार्ज दूसरा चार्ज, ये हमारा Q1 ये हमारा Q2, दोनों रखे हैं R डिस्टेंस पे। तो इनके बीच में हमने जो फोर्स निकाली एरी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये जो हमारा सिस्टम है, सपोज ये रखा है वैक्यूम में, इसी सिस्टम को उठा के हमने रख दिया वाटर के अंदर। फोर्स चेंज हो गई, ना हमने चार्ज की वैल्यू चेंज करी, ना हमने डिस्टेंस की वैल्यू चेंज करी, फोर्स बदल गई दोनों चार्ज के बीच में। फिर इसी सिस्टम को उठा के हमने किसी ऑयल में रख दिया, किसी अदर मीडियम में रख दिया। जितने जितने मीडियम हम चेंज करते जा रहे हैं, ध्यान से सुनो, ना हम चार्ज की वैल्यू चेंज कर रहे, Q1 अभी भी वही है, Q2 अभी भी वही है, दोनों के बीच की ना हम डिस्टेंस चेंज कर रहे, पहले भी R थी अभी भी R है, हमने मीडियम चेंज करा। मीडियम चेंज करने से हमने देखा फोर्स भी चेंज हो रही है, पहले वैक्यूम में था, फिर वाटर में रखा, फिर ऑयल में रखा, फिर किसी अदर मीडियम में रखा। जैसे जैसे मीडियम चेंज करा, फोर्स की वैल्यू चेंज करी। ध्यान से सुनो अब बात, ना तो हमने Q1 Q2 चेंज करे, ना हमने R चेंज करा, और 4 पाई तो कांस्टेंट है ही, हम सिर्फ और सिर्फ मीडियम को चेंज कर रहे हैं। अब जरा फोर्स और परमिटिविटी में रिलेशन देखो, इसके अलावा हमने सब चीजें कांस्टेंट ली हुई हैं, ना हम चार्ज को चेंज कर रहे, ना हम R को चेंज कर रहे, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, और 4 पाई तो कांस्टेंट है ही। तो फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी पे, ये परमिटिविटी एक कांस्टेंट है। तो परमिटिविटी अगर बढ़ेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब परमिटिविटी अगर बढ़ेगी तो फोर्स जो है वो दो चार्जेस के बीच में घटेगी। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परमिटिविटी और फोर्स, परमिटिविटी और फोर्स एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। परमिटिविटी किसी मीडियम की बढ़ेगी तो फोर्स जो है घटेगी दो चार्जेस के बीच में। ध्यान से समझो कंसेप्ट को,
परमिटिविटी अगर घटेगी, परमिटिविटी अगर घटेगी तो दो चार्जेस के बीच की फोर्स बढ़ेगी। तो अगर अब आप देखो परमिटिविटी और फोर्स में कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, यानी अगर परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगी। तो ये कैसा कांस्टेंट हुआ भाई, इसका नाम तो परमिटिविटी है और ये फोर्स की वैल्यू को कम कर रहा है बढ़ने पे। इसका नाम परमिटिविटी है, ये फोर्स की वैल्यू को कम कर दे रहा है। परमिटिविटी अगर बढ़ाएं तो फोर्स कम हो जा रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो ये परमिटिविटी किसके लिए है, ये परमिटिविटी जो है इट परमिट्स, अब सुनना इस लाइन को ध्यान से, इट परमिट इट्स ओन मीडियम टू डिक्रीज the interaction between charges। इसका नाम परमिटिविटी इसलिए है कि अपने मीडियम को परमिट करता है कि चार्ज के बीच के इंटरेक्शन को कम कर दो। अब बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि परमिटिविटी अगर बढ़ेगी तो फोर्स घटेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। क्यों है, क्यों है, क्योंकि इसका नाम परमिटिविटी ऑफ मीडियम है। इट परमिट इट्स ओन मीडियम, ये अपने मीडियम को परमिट करता है कि दोनों चार्जेस के बीच की जो फोर्स है तुम उसको घटा दो, दोनों चार्जेस के बीच का जो इंटरेक्शन है उसको कम करो। अब बात समझ आई। हमने वैक्यूम में रखा हुआ था, फोर्स थी, हमने इसी सिस्टम को उठा के वाटर में रख दिया, ना चार्ज चेंज करी ना डिस्टेंस चेंज करी, फोर्स जो थी वो घट गई। क्यों, क्योंकि वाटर की परमिटिविटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू वैक्यूम। परमिटिविटी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगी। हमने उठा के किसी ऑयल या ऐसे मीडियम में रख दिया जिसकी परमिटिविटी और ज्यादा है, तो फोर्स और ज्यादा घट जाएगी। बात समझ आई। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई आपको परमिटिविटी पे, अच्छे से देख लो। जो जो मैंने बोला है फिर से एक बार इसको रिपीट करके देखो, इस बात को कि मैंने क्या बोला है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया है। देखो आगे देखो, और F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R²। अब आप समझ चुके हैं कि एप्सिलॉन और F में जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका नाम परमिटिविटी इसलिए है कि ये अपने मीडियम को परमिट करता है कि आप जो है दोनों चार्जेस के बीच में जो इंटरेक्शन है उसको कम करो। तो परमिटिविटी अगर बढ़ेगी तो फोर्स घटेगी। ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अब सुनो आगे की बात। परमिटिविटी अगर बढ़ेगी तो फोर्स घटेगी। अब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। ये होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, या लगभग इतनी ही होती है एयर में। वैसे एयर में थोड़ी डिफरेंट होती है, लेकिन हम अप्रोक्स वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर को एक जैसा ही मीडियम लेट करके चलते हैं। हालांकि डिफरेंट होते हैं, लेकिन हमें एज्यूम करना है तीनों मीडियम एक जैसे हैं। तो इसमें जो परमिटिविटी होती है उसके लिए हमने अलग से एक सिंबल बनाया, क्या था, एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। अब इसकी वैल्यू जो है फिक्स होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। बात समझ आई। 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो अगर हमसे कहा जाए कि दो चार्जेस हैं Q1 Q2, दोनों के बीच में R डिस्टेंस है, तो उनके बीच जो फोर्स होती है वो होती है K Q1 Q2 बाय R²। और हम इसमें अगर K की वैल्यू रख दें, अगर कहा जाए कि ये सिस्टम जो है, ये चार्जेस जो है हमने वैक्यूम में रखे हुए हैं, तो वैक्यूम के लिए हमने परमिटिविटी का सिंबल बनाया एप्सिलॉन नोट, जिसकी वैल्यू हमें पता है।
तो यहां हम रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने देखा होगा बुक में, ये फॉर्मूला आपने देखा होगा बुक में। अब यहां एप्सिलॉन नोट क्या है? एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। और इसी एयर की भी हम इतनी मान लेते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर भी कह लो, वो भी इतनी होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। फोर्स का फॉर्मूला क्या हमने प्रूफ किया? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एप्सिलॉन का क्या बन गया? एप्सिलॉन नोट, क्योंकि ये सिस्टम हमने उठा के कहां रख दिया? वैक्यूम में। वैक्यूम में, फ्री स्पेस में या एयर में जब हमने दोनों चार्जेस के बीच फोर्स निकाली तो वहां परमिटिविटी कितनी थी? परमिटिविटी थी एप्सिलॉन नोट, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये था पूरा परमिटिविटी के बारे में। अब अगर वैक्यूम की बात कर ही रहे हैं तो अगर हम k की वैल्यू यहां से निकालना चाहें 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यानी 1/4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू एप्सिलॉन नोट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू ये रही हमारे पास, फिक्स है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो इस पूरे को सॉल्व करके k की वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9 अप्रोक्सीमेटली। तो k की ये वैल्यू हमें लेनी है कब? जब सिस्टम किस में हो? वैक्यूम में हो या फ्री स्पेस में हो या एयर में हो। इसके अलावा अगर किसी मीडियम में होगा तो एप्सिलॉन नोट नहीं आएगा, क्या आएगा? एप्सिलॉन आएगा। फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम चेंज होगी तो फोर्स भी चेंज होगी। ये वैल्यू हमें सिर्फ और सिर्फ पुट करनी है वैक्यूम, फ्री स्पेस और एयर के लिए। तो ये था बेटा पूरा जो हमारा k कांस्टेंट आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, कूलाम्स लॉ में जो k आता है उसके अंदर एप्सिलॉन आता है। एप्सिलॉन जो होता है परमिटिविटी होता है, उसका नाम परमिटिविटी है, उसके नाम पे मत जाना। उसे परमिटिविटी सोच के हमें लगता है कि ये फोर्स बढ़ाएगा, फोर्स बढ़ाता नहीं है, घटाता है। फोर्स और एप्सिलॉन के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, अपने मीडियम की परमिटिविटी बढ़ाता है कि चार्जेस के बीच की इंटरेक्शन को कम करो। तो परमिटिविटी अगर बढ़ती है तो फोर्स घटती है। परमिटिविटी पे पूरा का पूरा लेक्चर मैंने आपको दिया है, अच्छे से इसको नोट करो और समझने की कोशिश करो, चाहे ये वीडियो 2-3 बार देखनी पड़े। अच्छे से समझो परमिटिविटी का खेल, नोट करो फटाफट। ठीक है बेटा, देखो अब हमने कूलाम फोर्स निकाली, F = K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, यही निकाली है ना। अगर एफ के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब ये जो एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अगर हमारे चार्जेस वैक्यूम में रखे हों तो एफ की वैल्यू हो जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं तो पुट कर सकते हैं K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वैक्यूम के लिए K की वैल्यू हमने डायरेक्ट निकाल ली, F = 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या था और ये एप्सिलॉन नोट कैसे बना। एप्सिलॉन नोट है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। बात समझ आई? अब एक टर्म आती है इसके अंदर, मैं बताता हूं, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी जिसको जाना जाता है एप्सिलॉन आर के नाम से। देखो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जैसे 10th क्लास में हमने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। सेम वही कंसेप्ट लगाना है, सेम वही कंसेप्ट लगाना है। रिलेटिव परमिटिविटी होता है रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। डेफिनेशन की अगर बात करूं तो डेफिनेशन अगर मैं आपको लिखवाऊं तो डेफिनेशन बनेगी इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशो को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। बात क्लियर है? बहुत आसान टर्म है। परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को बोला जाता है, इस रेशो को बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी। देखो, रेशो क्या है? परमिटिविटी अपॉन परमिटिविटी। इसकी कोई यूनिट नहीं है, कांस्टेंट नंबर है सिर्फ। परमिटिविटी अपॉन देखो एग्जांपल, देखो एग्जांपल से समझ आएगा। मैं कहता हूं किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है 8। मैं कहता हूं किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी है 8। इसको जरा फॉर्मूले में पुट करो तो क्या आएगा? 8 इज इक्वल्स टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको आगे अगर सॉल्व करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम आता है 8 टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बात समझ आई? तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या बताती है कि मीडियम की परमिटिविटी एयर या वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने गुना है, ये बताती है रिलेटिव परमिटिविटी। और एक नोट पॉइंट बताऊं इसमें, देखो एक नोट पॉइंट इसमें बताता हूं कि परमिटिविटी जो है, परमिटिविटी जो है वैक्यूम की या एयर की, जो हमने बराबर ही मानी है लगभग, या जिसको हम फ्री स्पेस बोलते हैं, इन तीनों को बराबर ही माना हमने। परमिटिविटी वैक्यूम की या एयर की या फ्री स्पेस की, जिसको हमने नाम दिया था एप्सिलॉन नोट, वो सबसे कम होती है, मिनिमम होती है। इसलिए वैक्यूम के अंदर जो फोर्स है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि इनमें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, अभी हमने समझा। तो ये बात याद रहनी चाहिए, ये बात याद रहनी चाहिए कि जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, वो वैल्यू इस दुनिया की सबसे छोटी परमिटिविटी है। यानी परमिटिविटी की वैल्यू वैक्यूम के अंदर सबसे कम होती है और फोर्स वैक्यूम के अंदर सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावा आप किसी मीडियम में लेके जाएंगे तो परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी और फोर्स की वैल्यू घटेगी। इसलिए देखो मैंने क्या एग्जांपल लिया, हमने कहा रिलेटिव परमिटिविटी 8 है, तो देखो क्या आया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो है वो वैक्यूम से 8 गुना है। अगर मैं कहूं फॉर एग्जांपल किसी मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी जो है वो 70 है, तो यहां से क्या आएगा कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो 70 टाइम्स है वैक्यूम की परमिटिविटी से। तो रिलेटिव परमिटिविटी कुछ नहीं है, जस्ट एक रेशो है। रिलेटिव परमिटिविटी से पता लगता है कि मीडियम की परमिटिविटी एज कंपेयर टू वैक्यूम की परमिटिविटी से कितने गुना है, ये पता चलता है परमिटिविटी से, रिलेटिव परमिटिविटी से। रिलेटिव परमिटिविटी जस्ट एक रेशो है। तो समझ आया बेटा? आज हमने क्या पढ़ा? कूलाम फोर्स पढ़ी स्केलर फॉर्म में, अभी कूलाम फोर्स को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और न्यूमेरिकल्स करेंगे बहुत सारे। आज छोटी सी वीडियो इसलिए बनाई है हमने, वीडियो पूरी की पूरी परमिटिविटी के ऊपर थी कि जो कूलाम फोर्स हमने पढ़ी उस कूलाम फोर्स में जो K है, K क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, जो अपने मीडियम को परमिट करता है चार्जेस के इंटरेक्शन को रोको। उसको हमने फिर वैक्यूम में देखा तो हमने उसको नाम दिया एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, जो कि सबसे कम होती है बिचारी।
परमिटिविटी वैक्यूम के अंदर सबसे कम होती है। तो दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स निकालें तो वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हम निकाल सकते हैं वैक्यूम के अंदर। उसी सिस्टम को अगर दूसरे मीडियम्स में ले जाएं तो फोर्स कम हो जाएगी, फोर्स मैक्सिमम वैक्यूम में ही होती है क्योंकि वहां परमिटिविटी मिनिमम होती है। इसके अलावा हमने रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ा। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? मीडियम और वैक्यूम की परमिटिविटी का रेशो, जो बताता है कि मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम से कितने गुना है। बाकी कूलाम फोर्स पे न्यूमेरिकल और कूलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। ये एक छोटी सी वीडियो थी आधे घंटे की परमिटिविटी के ऊपर। इस वीडियो को बेटा जब तक ना समझ में आए 2-3 बार देखना। ये खेल परमिटिविटी का समझ आना चाहिए और आई होप कि अच्छे से आपको समझ आया होगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।